Hello friends, myself प्रियंका अग्रवाल एंड आई एम फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ टैलेंट लेडीज़ क्लब। आज हमारे बीच में डॉक्टर शीला जी अग्रवाल जो कि जनरल फिजिशियन और ढेर के बालाजी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और ये एक सोशल वर्कर भी हैं और विश्व हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट हैं। कोरोना वायरस पे हम आज बातचीत शुरू करना जा रहे हैं और डॉक्टर शीला जी अग्रवाल से मैं बात करना चाहूँगी और कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कोरोना वायरस से रिलेटेड। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि बीमारी कहाँ से शुरू हुई है और ये कौन से देश से आई है, और मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारत में 3 महीने से ये कोरोना बीमारी होने लगी है, ये क्या है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन यह है कोरोना को महामारी ही क्यों बताया गया है, इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं, हमें कब इसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या यह बीमारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य पर आ सकती है, ऐसी फैलने वाली बीमारी से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या इस बीमारी का कोई उपचार संभव है, ये बीमारी किस आयु के व्यक्ति को हो सकती है, क्या यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, और इस दिशा में हमारी भारत सरकार रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रही है। नमस्ते प्रियंका जी एवं टैलेंट क्लब की सारी मेंबर्स। मैं आज आपने जो ये प्रश्न पूछा है कोरोना का, इसका जवाब मैं बोलना चाहूँगी कि ये कोरोना जो डिज़ीज़ है ये कोविड-19 डिज़ीज़ कहलाती है और ये चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुई थी। हमारे यहाँ भारत में 3 महीने पहले यानी फरवरी में जो पेशेंट आने शुरू हुए वो विभिन्न देशों से चीनी लोगों के कांटेक्ट में आए हुए पेशेंट से इन्फेक्ट हुए और उन लोगों का भारत में आना चलता रहा और भारत के सभी लोगों से जब वो कांटेक्ट में आए तो उनको भी बीमारी शुरू हो गई। इस बीमारी में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, यानी सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार, साथ ही गले में खराश, खुजली होना। तो इस बीमारी के लक्षण सामान्य फ्लू की तरह होने से लोग आसानी से पहचान भी नहीं पाते। इस बीमारी में फ्लू जैसे लक्षण के साथ साथ ये बीमारी में वायरस बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, तो वो वायरस श्वसन तंत्र में पहुंचकर रोगी को ऑक्सीजन मिलने में बाधा डालता है। जब शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। आपने पूछा दूसरा सवाल कि ये किस उम्र की लोगों में हो सकती है। यह बीमारी किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन्हें जल्दी इन्फेक्ट करती है और उनमें बीमारी के लक्षण भी तेज व सीरियस होते हैं। जैसे बूढ़े लोगों में 60 साल की उम्र के बाद में हम जानते हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। साथ ही ऐसे मरीज जो किडनी ट्रांसप्लांट हुए होते हैं, कैंसर के मरीज हैं, छोटे बच्चे जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है किसी भी बीमारी के कारण, वो जल्दी इन्फेक्ट होते हैं। इसमें फैलने की वजह, इस बीमारी को फैलने का कारण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब रोगी खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स निकलती है और दूसरे कांटेक्ट में व्यक्ति को जाती है तो वो मुंह, नाक व आँख के द्वारा प्रवेश करके गले और श्वसन तंत्र तक पहुंचता है वायरस, और ये वायरस इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है यानी बढ़ता है शरीर में कि शरीर की श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए ये कहा गया है कि इस वायरस से बचाव ज़्यादा आसान है बजाय के ट्रीटमेंट के, क्योंकि इसकी कोई अभी तक ड्रग नहीं आई जो इसको क्योर कर सके। साथ ही इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है जो
इन्फेक्ट होने से रोगी पर्सन्स को बचा सके। हमारे भारत सरकार ने इसके लिए ये बीमारी हमारे भारत में नहीं फैले, इसके लिए काफ़ी प्रयास किए। शुरू में ही जब रोगी या इन्फेक्टेड पर्सन इंटरनेशनल फ़्लाइट से एयरपोर्ट पे आ रहे थे, वहीं स्क्रीनिंग करके उन पेशेंट्स को आइसोलेट किया गया जिनके में सिम्टम्स थे बीमारी के, उनको आइसोलेट किया गया और उनको विभिन्न हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया। साथ ही जो पर्सन्स में सिम्टम्स नहीं थे लेकिन इन्फेक्शन पॉजिटिव था, उन्हें क्वारंटीन में भेजा गया, यानी उनको 2 हफ्ते के लिए अपने परिवार वालों से अलग रहना है। उनको वहाँ पर ही खाना पीना रहना उसी क्वारंटीन सेंटर में करना होगा। ऐसा उन सारे यात्रियों को, सारे आने वाले लोगों को उन्होंने क्वारंटीन किया। साथ ही यहाँ के लोगों में एक दूसरे में नहीं फैले, इसके लिए चेहरे पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क लगाना कंपलसरी किया। मास्क पहनने से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो आपके माउथ में, नोज़ के थ्रू या आइज़ के थ्रू अंदर गले तक नहीं जा पाते हैं। साथ ही ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो किसी भी सतह पर गिरते हैं और वायरस गिरता है तो और इस पर स्वस्थ व्यक्ति हाथ लगाता है तो उन्हीं हाथों के जरिए वो मुंह, नाक और आँख में जब हाथ लगते हैं तो गले में प्रवेश करते हैं और वहाँ से श्वसन तंत्र में जाकर श्वसन को बाधित करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे श्वसन से मिलने वाली जो ऑक्सीजन है वो सारे अंगों को संचालित करती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये ऑर्गन्स फेल्योर में चले जाते हैं और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। हमारी भारत सरकार ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए। शुरू से इसके टेस्ट करके व्यक्तियों को आइसोलेट करना, क्वारंटीन करना, ट्रीटमेंट करना, इन सब का बहुत ध्यान रखा गया। साथ ही जो व्यक्ति इधर से उधर जा रहे थे ताकि वो इन्फेक्शन ना फैलाए, इसलिए उनको लॉकडाउन किया गया कि वह घर से बाहर नहीं निकलेंगे और एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। इसलिए भारत सरकार ने भारत में सबसे पहले लॉकडाउन करके और इस बीमारी को रोकने से बचाया। हम सबको इसके बचाव का प्रयत्न करना चाहिए। सरकार के द्वारा कही गई सारी रोकने के लिए मास्क लगाना, घर में रहना, हाथ को 20 सेकंड्स के लिए साबुन और पानी से धोना, सैनिटाइज़र से साफ़ करना, ये सारी क्रियाएं अगर हम करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अन्यथा इस बीमारी का अभी तक कोई उपचार नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं आया है। तब तक हमें, जब तक कि ये बीमारी इलाज और इसकी भी दवा, वैक्सीन तैयार हो जाए, तब तक हमें इनका पालन करना पड़ेगा। धन्यवाद।